प्रिय छात्रों, अभी तक हम लोगों ने संगठित और असंगठित क्षेत्र के विभाजक को देखा कि कौन से काम संगठित क्षेत्र में आते हैं, काम क्या, कौन सा क्षेत्र संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं और असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। अब आज हम लोग असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों या काम करने वाले लोगों का संरक्षण कैसे हो या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनकी सेवा और उनकी सेवा की सुरक्षा, उनके वेतन भत्ते, सुविधाएं, अवकाश, सभी कुछ एक नियम और शर्त के अनुसार वैधानिक ढंग से लागू होती हैं। इसलिए उनके लिए तो इतनी जो है कोई मुश्किलें हैं नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वह है असंगठित क्षेत्र के में जो बंधु अपने काम करते हैं, उनके जो है संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर किस प्रकार के उनके संरक्षण की बात कही गई है, किस प्रकार से उनका संरक्षण होगा, तो उसके सैद्धांतिक पक्ष और उसका व्यवहार पक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार पक्ष में वो कितना लागू है, इस बात को हम देखेंगे। वास्तव में संगठित क्षेत्र में जो रोजगार होता है वह मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, बाज़ार के ऊपर निर्भर करता है। बाज़ार में जैसी डिमांड होगी उसी प्रकार के जो है रोजगार संगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्रक अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है। लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें जब आवश्यकता पड़ती है या जब ज़रूरत होती है तभी वहाँ पर रोजगार निकलता है, अन्यथा ऐसे वहाँ रोजगार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसके कहने का मतलब ये है। और संगठित क्षेत्रों में जो रोजगार है वह वर्तमान का जो दौर है वो तो बिल्कुल ही धीमा है, या कह लीजिए कि एक तरह से रुका हुआ है। इसीलिए इतनी ज़्यादा बेरोजगारी जो है बढ़ी हुई है। जिस कारण चूँकि संगठित क्षेत्र में जब रोजगार की डिमांड होती है तभी वहाँ रोजगार पैदा होता है। इस कारण बहुत से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश होते हैं, जहाँ बहुत कम वेतन और अनेक प्रकार के शोषण से उनका सामना होता है। वेतन जो होता है या जो भी आय उनकी होती है वो तो होती ही है, साथ ही वह आय भी कोई निश्चित नहीं होता है कि वह नियमित होती ही रहेगी। सबसे बड़ा जो है संगठित क्षेत्र में आपने
पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि कोई नियमित आय का उनका स्रोत असंगठित क्षेत्र में नहीं बन पाता है और ऐसे जगहों पर ना तो कोई उनका संरक्षण है और ना ही इसमें कोई लाभ है। संगठित क्षेत्र में ये देखा गया है, 1990 से ही ये लक्षण आने लगे थे कि बहुत से लोग संगठित क्षेत्र में अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए, अब भाई जब संगठित क्षेत्र में काम नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, जैसे सरकार की एक कंपनी है बीएसएनएल में भारी तादाद में लोगों ने बीआरएस लिया। बीएसएनएल धीरे धीरे बैठने की कगार पर, माने समाप्त होने के कगार पर बीएसएनएल आ खड़ा हुआ है। और जब ऐसी स्थिति में जो है वहाँ जो यूथ है, जो जिनकी 1-2 साल सर्विस बची है, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी 20 साल, 25 साल, 18 साल ऐसे सर्विस बची है, वो क्या करेंगे? तो निश्चित है कि वो असंगठित क्षेत्र की तरफ भागेंगे। उसी बात को ये बता रहा है कि असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की ज़रूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। तो बनी बात है, लेकिन होगा कैसे? ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों जैसे बुनकरों, लुहारों, बढ़ई और सुनार, ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में यही लोग होते हैं। हालांकि अब तो लुहार, बढ़ई और सुनार तो हमेशा कस्बों में रहा है यहाँ, लेकिन गांव की बात बता रहे हैं। लेकिन ये जितने लोगों का नाम गिना रहे हैं जिनके अंदर स्किल है, जैसे बुनकर हैं, लुहार हैं, बढ़ई हैं, वो लोग भी गांव को छोड़कर शहरों में पलायन कर गए हैं। लेकिन बेसिकली इनका लिंक जो है रूरल इलाके से ही है, ग्रामीण इलाके से ही है। और भारत में लगभग आंकड़ा दे रहे हैं कि 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। कितना उपलब्ध हुआ है इसकी तो चर्चा ही नहीं है। एक सैद्धांतिक पक्ष की बात हो रही है कि इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख माने क्रेडिट, एक किसान की क्रेडिट क्या होगी ये हालांकि बैंक तय करते हैं, और भंडारण, उनके उपज को स्टोर करने की सुविधा और क्रय विक्रय के केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र मुख्य रूप से लघु उद्योगों के श्रमिक, निर्माण जो कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत, आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, माने रेहड़ी पटरी पर जो दुकान लगाते हैं,
आप देखते होंगे सड़क के किनारे, ठेले पर, खोमचे में, और आजकल तो बड़े बड़े शहरों में चलती फिरती जो है वैन गाड़ियों में जो है वो एक जगह गाड़ियां ले जा कर के खड़ी कर देते हैं और वहाँ पर वो जो है अपनी दुकान को लगाते हैं, या फेरी वाले जो गली मोहल्लों में फेरी करते हैं, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वाले सुबह सुबह आवाज़ लगाते हैं जो कबाड़ वाले हमारे आपके घरों में, कूड़े दे दो, कूड़े दे दो। महीना होता है तब बोलते हैं पैसे दो कूड़े दो, पैसे दो कूड़े दो, ऐसा सुना होगा। तो लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। अभी सब दिए जाने की ज़रूरत है, सैद्धांतिक पक्ष की ही बात हो रही है। क्या दिया गया है अभी उसकी चर्चा नहीं देखी है। बहुसंख्यक श्रमिक अब यहाँ जात घुसा दिया। जितना ही कहा जा रहा है कि जाति जो है ख़त्म होनी चाहिए, समरस समाज बनना चाहिए, तो यहाँ पर फिर जाति लाकर पटक दिया कि असंगठित क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। अब ये आंकड़ा इन लोगों ने निकाल करके यहाँ पर रख दिया है। अरे इस जगह पर आप ये कहते कि असंगठित क्षेत्र में जो कमज़ोर लोग हैं आर्थिक रूप से, जो नॉन स्किल के लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, ऐसे लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। उसके स्थान पर आपने है जाति भिड़ा दिया कि अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं। अरे जनजाति कहाँ शहर में रहती है भाई, न जनजाति गांव में रहती है। ये अनुसूचित जनजाति जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, ये अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर ये अनुसूचित ये नहीं, ये जनजाति जो आप देख रहे हैं, अनुसूचित जाति तो 80 को कहते हैं। ये लोग गांव में रहते हैं, लेकिन ये जो अनुसूचित जो ये जनजाति है, पूरा इसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये जो है गांव में कहाँ रहती है, शहर में भी मामूली जो है जो पलायन करके आते हैं वही रहते हैं। बाकी न गांव में रहते हैं, तो जंगलों में रहते हैं, वनवासी क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। लेकिन जनजाति का प्रवेश करा दिया। और पिछड़ी जाति ओबीसी आप जानते होंगे कौन कौन ओबीसी में आता है। तो इसके जगह पर आप कमज़ोर ऐसे, लेकिन अब क्या है, यही है। चलो कोई बात नहीं, अब रख दिया है। कोई न कोई आंकड़ा ये लाए होंगे कहीं से, ये लोग अध्ययन किए होंगे भाई कि नहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग ही असंगठित क्षेत्र में हैं, बाकी और लोग नहीं हैं। तो ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं। अब लेओ भी दिया है कि सामाजिक भेदभाव के शिकार होते हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। लेकिन वो सहायता कौन सी अनिवार्य है, उस सहायता के विषय में देखिए आगे कुछ कहते हैं, या बस हर जगह सहायता अनिवार्य करते हैं। अब यहाँ स्मरण कीजिए, क्या स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं
उन पर तर्क संगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। इसको आप भी पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि आपके सामने भी ये स्क्रीन चलेगी। तो हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं? हमारे चारों ओर अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उन पर तर्कसंगत ढंग से विचार करने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया अपरिहार्य है, माने अनिवार्य है। हम क्या निष्कर्ष चाहते हैं? इस आधार पर वर्गीकरण की अनेक कसौटियां हो सकती हैं। वर्गीकरण की प्रक्रिया वस्तु स्थिति का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रकों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित करने के लिए कार्य के स्वभाव को कसौटी के रूप में उपयोग किया गया है। इस वर्गीकरण के आधार पर हम भारत में कुल उत्पादन और रोजगार की पद्धति का विश्लेषण करने में समर्थ हुए हैं। इस प्रकार हमने आर्थिक गतिविधियों को संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभाजित किया और इस विभाजन का प्रयोग इन 2 क्षेत्रकों में रोजगार की स्थिति देखने के लिए किया। वर्गीकरण अभ्यासों से व्युत्पन्न सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या थे? वे समस्याएं और समाधान क्या थे जिनकी ओर संकेत किया गया? क्या आप जानकारियों को निम्नलिखित सारणी में संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं? मैंने भाई यहाँ पर तो समस्याएं, असंगठित क्षेत्र की समस्या सब लोगों ने देखा ही है, यहाँ हम दोहराना नहीं चाहेंगे उस चीज़ को। और समाधान क्या होगा? समाधान में संरक्षण उनके करने की आवश्यकता है, उनके जो एहसास सहानुभूति बरतने की आवश्यकता है। जो सामाजिक भेदभाव उनके साथ हो रहा है, उस सामाजिक भेदभाव से हमको ऊपर उठना पड़ेगा और उनके उनके संरक्षण में सरकारों को सहयोग करना चाहिए। अब सरकार किस तरह से सहयोग कर रही है यहाँ पर तो वो चर्चा है नहीं। तो इस तरह के जो है बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर आ गया कि स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी, माने मालिकाना हक के आधार पर यहाँ पर 2 प्रकार के क्षेत्रक की चर्चा है, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर माने सार्वजनिक सेक्टर, सार्वजनिक सेक्टर माने सरकारी। पब्लिक माने सार्वजनिक मतलब सरकारी, गवर्नमेंट, और निजी मतलब प्राइवेट। जो भी संस्थाएं या विभाग सरकार के कंट्रोल में, सरकार के पूर्ण नियंत्रण में चलते हैं, वो जो है प्राइवेट सेक्टर या जिनको हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, और जिनका स्वामित्व या मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी समूह के हाथ में होता है, व्यक्तियों के समूह के हाथ में होता है, उसको हम प्राइवेट या निजी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है, ये जो ऊपर अभी बताया है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? तो पहला, सार्वजनिक क्षेत्र में वही मैंने बताया कि अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। जो मैंने समूह की बात की, कंपनी बनती है तो कोई एक व्यक्ति कंपनी नहीं बनाता है, उस कंपनी में और भी लोग होते हैं, मेंबर रखने पड़ते हैं, उसका एक संगठन बनाना पड़ता है, तब वो कंपनी बनती है।
अब जैसे यहाँ बता रहे हैं कि रेलवे और डाकघर पब्लिक सेक्टर के उदाहरण हैं, तो बात सही है, अभी तक तो है ही है, लेकिन बार बार सुनने में आ रहा है कि ये सब भी जो है बेचा जाएगा, और रेलवे के कुछ प्लेटफार्म बेच भी दिए हैं। रेलवे में कुछ ट्रेनें जो है निजी क्षेत्र में चल भी रही हैं, जैसे शताब्दी ट्रेन जो चली है, और भी चीज़ें जो है प्राइवेट होती जा रही हैं। और जबकि टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सभी लोग इन दोनों का नाम जानते होंगे, इस प्रकार की कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में हैं। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का जो सबसे इम्पोर्टेंट मोटो होता है वह कंपनी के लिए अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। जैसे आप नेट चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जियो को भुगतान कर रहे हैं। टाटा की बनी कोई चीज़ आप ले रहे हैं तो आप टाटा को ही भुगतान करेंगे, सीधे गवर्नमेंट को तो भुगतान करेंगे नहीं। अब गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है, ये अलग बात है। तो उसी बात को कह रहा है कि इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का जो उद्देश्य है, ध्येय है, लक्ष्य है, वह लाभ कमाना नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों एवं अन्य तरीकों से करती है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है, चूँकि इंडिया का जो वो क्या कहेंगे, जो डेमोक्रेटिक यहाँ की जो शासन प्रणाली है, उसको हम जन कल्याणकारी राज्य कहते हैं। जन कल्याणकारी सरकार या जन कल्याणकारी राज्य, माने जो देश की सरकार है वह जन कल्याण के लिए है, माने प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए है। सरकार सेवा भाव से लोगों के हित में काम करती है, करने का जो है वो शपथ लेती है। तो सरकार हमें जो कुछ भी उपलब्ध कराती है उसमें जो है सेवा का भाव होता है, हमारे हित की बात होती है, जनता के हित की बात होती है। इसलिए सरकार बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अगर सरकार वो पैसा सीधे भी ले रही है, रेलवे से आप जैसे यात्रा कर रहे हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा मुनाफा के दृष्टि से आपसे पैसे नहीं लेती है, वो आपसे एक नॉमिनल चार्ज करती है, बाकी उसकी भरपाई वो अन्य तरीक़ों से टैक्स लगा कर करती है। जैसे माल ढुलाई रेलवे करता है, तो माल ढुलाई पर जो है वो जो लाभ होता है, प्रॉफिटेबल जो है वो भाड़ा उनसे लेते हैं। उनसे जो है बिजनेस जिस तरह से होता है, व्यवसायिक किराया उनसे लिया जाता है। लेकिन हम आप जो यात्रा करते हैं, अब जो लग्जरियस यात्रा करना चाहते हैं, एसी में करना चाहते हैं, एसी फर्स्ट में, तो उसकी सेवाओं के लिए थोड़ा कुछ ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन सरकार जन कल्याणकारी होती है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी चीज़ें हैं वो एज ए बिजनेस के तौर पर, व्यवसाय के तौर पर अपने जनता तक अपनी सेवाएं नहीं पहुंचाती है, वो सेवा भाव से पहुंचाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में ये बड़ा फर्क होता है कि जहाँ निजी क्षेत्र का उद्देश्य, ध्येय, लक्ष्य अधिक से अधिक
अपने लाभ की होता है, अपने लाभ के लिए होता है, वहीं पर सरकारी पब्लिक सेक्टर में जो है ध्येय या उद्देश्य अधिक लाभ का न हो करके सेवा का होता है, और उस सेवा के बदले वो इधर उधर से और अन्य तरीक़ों से वो टैक्स की वसूली करते हैं। और अभी बताया कि मालगाड़ी जो माल ढोती हैं उसका वो किराया ज़रूर जो है व्यवसायिक दृष्टि से लेते हैं। अब क्या रहा है कि गवर्नमेंट कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों की होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बाद आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है, जैसे निजी क्षेत्र इन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकता जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां, विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं यदि सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है और इसे अपने गोदामों में भंडारित करके रख के और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं पर कम मूल्य पर बेचती है। खाद्य सुरक्षा अध्याय कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं याद होगा तो। 3 रुपया किलो गेहूं और 2 रुपया किलो चावल, और सरकार खरीदती कितने में है? खरीदती है 18 रुपये 50 पैसा किलो गेहूं। 18 रुपये 50 पैसा किलो गेहूं सरकार खरीदती है और 3 रुपया किलो सरकार गेहूं अपने राशनिंग प्रणाली की जो दुकानें हैं उन दुकानों से आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। अब जो 15 रुपये 50 पैसा का घाटा है वो सरकार उठाती है। किस लिए उठाती है? क्योंकि भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम ये जन कल्याणकारी शासन के लिए वचनबद्ध है, इसलिए वो 15 रुपये का घाटा। इसी तरह चावल में है, चावल भी 16 रुपया किलो लेते हैं, 2 रुपया किलो बेचते हैं। अब कह रहा है कि अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर ही है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं जिस पर सरकार की भाई अनिवार्यता है? सरकार को जो है व्यय करना ही करना है।
तो वो है शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था, हेल्थ और एजुकेशन। और सरकार इसके लिए प्रयासरत भी है। कुपोषण अपने देश में बहुत ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर भी अधिक है। इन सब काम को करने के लिए सरकार सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधा, भोजन, शिक्षा में जूनियर स्कूल तक मिड डे मील योजना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है। और निर्धनों की और देश के और गरीब लोगों के लिए जो है सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार ने जो है लागू किया है। इस प्रकार से यहाँ इस पूरे चैप्टर का सारांश दिया हुआ है। उसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। सारांश में है कि ये समूहों में विभाजित करने का तरीके का सब हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधियाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में से किससे संबंधित हैं। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यप जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र में है। थर्ड सेक्टर जो है से जीडीपी बढ़ा है, लेकिन रोजगार अभी भी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा है। माने प्राथमिक क्षेत्र में कृषि जो है रोजगार सबसे ज़्यादा है। दूसरा वर्गीकरण संगठित असंगठित क्षेत्र का है और सबसे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र में ही लोग काम कर रहे हैं, इसलिए उनके संरक्षण की ज़रूरत है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच गतिविधियों के बीच भी अंतर हम लोगों ने देखा और सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है, इस बात को भी हम लोगों ने इस चैप्टर में समझा। इस प्रकार से हम लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद।